Assalamu alaikum students, I am Muhammad Umar, physics lecturer. Today our topic of discussion, law of conservation of momentum. Conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसका रिलेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन से मुराद के वो मोमेंटम जो है वो कंजर्व या कांस्टेंट जो है वो कब रहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से मुराद के हम इसमें कोई दो बॉडीज़ लेंगे जिसको हम क्या करेंगे कि आपस में इंटरेक्ट करवाएंगे, कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने से पहले जो उनका मोमेंटम है और कोलाइड करने के बाद जो मोमेंटम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो सेम रहता है या नहीं, वो रिलेशन हम इसमें डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दो कोई भी बॉल्स लेंगे, इंटरेक्टिंग बॉल्स, हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स लेंगे जिनको हम आपस में कोलाइड करवाएंगे। तो इसमें हमने ये ख्याल करना है कि उन बॉल्स को हमने एक ऐसे सिस्टम में लेना है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिस पे कोई भी अदर फोर्स, दूसरी फोर्स अमल ना कर रही हो, सिर्फ वो जो दोनों बाल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हों, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो। तो जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स का असर ना हो, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर में। तो कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो है वो सिर्फ जो इंटरेक्शन है वो अपने साथ ही होती है। फ़र्ज़ करें कि ये गैस का मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ है। तो इस तरह से उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही, उनकी जो इंटरनल फोर्स है मॉलिक्यूल्स की वही एक दूसरे पे अमल कर रही है। तो यहाँ पे भी हम जो कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में जो है वो हम क्या करेंगे, दो बॉल्स लेंगे, दो हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स कंसिडर करते हैं। फ़र्ज़ करें एक जो है उसका मास m1 है और जो इस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है वो क्या है, उसकी v1 है। और इसी तरह से जो दूसरी बॉल है हमारे पास उसका जो मास है वो भी क्या है, m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब ये क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद ये बॉल आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद इनका जो मास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। मास तो चूँकि सेम रहता है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है वो बिफोर कोलिजन से आप लिख सकते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे, इसे हम लिख सकते हैं एट कोलिजन। अब यहाँ पे जो है वो इन दोनों बॉल्स की आपस में कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो जिस फ़र्ज़ करें कि यहाँ से इसको आपने इस डायरेक्शन में मूव करवाया है, तो ये जो इस पे फोर्स अमल कर रही है वो कौन सी फोर्स है, F। अब इस पे जो फोर्स अमल कर रही है m1 की m2 पे वो F फोर्स है, और बैक वो भी इस पे एक फोर्स अमल करेगी जिसे हम क्या इसका नाम देंगे F डैश का। तो ये था एट कुलियन के कुलियन पे जो है वो इस पे m1 ने m2 पे फोर्स अमल की है, फोर्स जो है वो इसकी जो है वो अप्लाई हुई है। और इसी तरह से m2 की m1 पे भी एक फोर्स अप्लाई हुई जिसे हमने F डैश का नाम दिए। तो आफ्टर कुलियन क्या होगा, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये बॉल m1 है और ये बॉल कौन सी है, m2 है। इसकी जो वेलोसिटी है फ़र्ज़ करें उसे हम जो है वो v1 डैश का नाम दे देते हैं, और जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी को हम v2 डैश का नाम दे देते हैं। टकराने से पहले जो इसकी वेलोसिटी थी वो v1 थी, टकराने के बाद v1 डैश का नाम दे दिए। पहले हमने इसको v2 का नाम दे दिया था और अब हमें इसको किसका नाम दिया है, v2 डैश का, क्योंकि टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, मास पे कोई असर नहीं होता। इसमें हम डिराइव करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1 कि चेंज इन मोमेंटम से मुराद के टकराने से पहले जो इसका मोमेंटम था और टकराने के बाद जो इसका मोमेंटम था, उन दोनों को अगर हम रिलेशन देखें तो उसमें चेंज कितना आया है उस मोमेंटम में। पहले हम m1 के लिए फाइंड करेंगे, फिर उसको हम m2 के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इससे पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने एक रिलेशन डिराइव किया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है। एक दफ़ा उसको आप गौर करें तो वो क्या आया था हमारे पास कि F इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास एक रिलेशन आया था जो हमने डिराइव किया था मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो इसको आप गौर करें और साथ साथ यहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे मास m1 का। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1
m1 का जो मोमेंटम में चेंज आया वो कितना आएगा कि बिफोर कुलियन क्या था, इसका मोमेंटम m1v1 और आफ्टर कुलियन क्या हो गया m1v1 डैश। तो इस पे जो फोर्स अमल कर रही है वो कौन सी फोर्स अमल कर रही है, ये आपका मास m1 था और ये आपका मास क्या था m2 था। जो m1 पे जो फोर्स अमल कर रही है वो कौन सी है, f डैश फोर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या रिलेशन आता है, f फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स अमल कर रही है m1 पे वो f डैश है। f डैश किसके इक्वल आएगा mvf। अब फाइनल मोमेंटम कौन सा है इसका, v1 डैश है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mv1 डैश माइनस, इसी तरह से जो बिफोर कुलियन इसका मोमेंटम था वो इनिशियल वेलोसिटी थी और इनिशियल वेलोसिटी v1 थी। तो यहाँ पे vi है तो vi की जगह पे ये क्या आ जाएगा mv1 और डिवाइडेड बाय आफ्टर टाइम t जो है वो उसमें चेंज आया था तो वो हम टाइम t यहाँ पे लिख लेते हैं। तो f डैश क्या आएगा m1v1 डैश माइनस m1v1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा t, और इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m2 अब हम लिखते हैं सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस m2। अब m2 का जो मैस है उसमें मोमेंटम में क्या चेंज आया उसको हम, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो फोर्स अमल कर रही है m2 पे वो है f फोर्स है। तो f किसके इक्वल आएगा, f इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा m2v2 डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा आपके पास m2v2 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है t है के टाइम t के बाद उसमें कितना चेंज है। अब इन दोनों रिलेशन पे गौर करें तो फर्स्ट जो रिलेशन है उस पे जो फोर्स अमल कर रही है m1 पे वो f डैश है और सेकंड पे जो फोर्स अमल कर रही है वो f है। तो एक और चीज़ अगर आप इसमें देखें कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये होता है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो उसमें जो है जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है फ़र्ज़ करें उस पर एक्शन हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स भी होती है। तो जो एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है ये दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। ये फोर्स F और F डैश इक्वल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन जो होती है उसको हम उसके साइन से देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक जो है वो आपके पास F डैश है तो उसके अपोजिट में F है, तो F डैश किसके इक्वल आएगा माइनस F के, क्योंकि F के अपोजिट में उसकी डायरेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो ये आपके पास क्या आएगा f डैश इज इक्वल टू माइनस एफ। इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, अब इसको कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या आएगा रिलेशन क्या बनेगा इसका, f डैश इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय t और दूसरी में क्या आ रहा है m2v2 डैश माइनस m2v2 डिवाइडेड बाय t। तो इसको आप एक और इक्वेशन इससे आप जो है वो बना सकते हैं इस तरह से ऐड करने से पहले कि t को जो है वो आप इस साइड पे ले आएं या t से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या आएगा f डैश क्रॉस t इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं f क्रॉस t इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v2। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नेक्स्ट जो है वो हम इसमें करेंगे। इसी को जो है वो हम इससे आगे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इनको ऐड करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ये क्या आएगा f डैश क्रॉस t प्लस क्या आएगा इसी तरह से f क्रॉस t और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वो आपके पास क्या आ रहा है m1v1 डैश माइनस m1v1 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या है m2v2 डैश माइनस m2v2। अब यहाँ पे जो है वो f डैश किसके इक्वल आया था आपके पास माइनस f की, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी तो f डैश की जगह पे आप माइनस f लिख सकते हैं इक्वल के इस साइड पे। तो ये क्या आएगा आपके पास t यहाँ से कॉमन ले लें पहले f डैश प्लस f t कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से क्या आएगा
v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब f डैश प्लस f जो है वो क्या आएगा आपके पास, f डैश की जगह पे माइनस f लिखेंगे, ये माइनस f और प्लस f आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब यहाँ से ये ज़ीरो हो गया, तो ये जो ज़ीरो t से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब यहाँ से माइनस m1 v1 और माइनस m2 v2, यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये जो आपके पास इसका फाइनल रिलेशन है, ये किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। क्योंकि यहाँ पे जो बिफोर कुलियन जो इसका मोमेंट जो आ रहा है, इसकी जो मोमेंटम आ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2, जो बिफोर कुलियन इसका मोमेंटम आ रहा है आपके पास m1 v1 और m2 v2, वो किसके इक्वल आ रहा है, आफ्टर कुलियन के, वो क्या है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो इन दोनों का जो आपका मोमेंटम है उसका सम और इन दोनों का जो मोमेंटम है उसका सम क्या आ रहा है आपके पास, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ तो इसको आप जो है वो यहाँ पे ये हमने इसका फाइनल रिलेशन डिराइव कर लिया है। तो इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ जो है वो इसमें आप किसी की चीज़ में कोई शक हो, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।